खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बीजेपी लीडरों के बाद अब शिवसेना ने भी राम मंदिर पर सरकार से जवाब मांगा है। अपने माउथ पीस सामना के जरिए शिवसेना अयोध्या तनाजे पर पीएम मोदी को उनका रुख साफ करने का मुतालबा कर रही है। इससे पहले बीजेपी लीडर विनय कटियार भी इस मुद्दे पर सरकार को आगे बढ़ने की नसीहत दे चुके हैं। वहीं अपोजिशन जमातों ने इसे बीजेपी का सियासी स्टंट करार दिया है। जब बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो बीजेपी शिवसेना आखिर ये मुद्दा क्यों उठा रही हैं? क्या बीजेपी वाकई इस मसले का हल चाहती है या फिर मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है? इन्हीं मौजूद पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं मारूफ वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रूहनुमा रहे जफरयाब जिलानी साहब, और हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के विजय पाठक साहब भी। और दरमियान में हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब और भी चंद लीडरान। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। सेना भी अयोध्या तनाजे पर पीएम मोदी को उनका रुख साफ करने का मुतालबा कर रही है। सामना के जरिए सरकार पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने कहा कि ऐन इंतखाबात के वक्त राम मंदिर बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में उस वादे का राम नाम में सत्य हो जाता है। शिवसेना का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि तमाम मसलों पर मन की बात रखने वाले पीएम मोदी एक मर्तबा राम मंदिर मामले पर भी अपने दिल की बात साफ तौर से लोगों के सामने रखें। इससे पहले बीजेपी के एमपी विनय कटियार ने भी पीएम के मुस्लिम लीडरान और दानिश्वरों से मुलाकात के फौरन बाद ही राम मंदिर का इशू उछाल दिया था। विनय कटियार ने कहा कि मोदी सरकार को सभी फरीकैन से बात करके राम मंदिर बनाना चाहिए। मोदी सरकार को अक्सरियत की परेशानी नहीं है और उसे यह समझना चाहिए कि यह इशू कभी खत्म नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला ने अक्सरियत के हवाले से राम मंदिर बनाने से इनकार किया था। ये जितना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है उतना बड़ा मुद्दा देश के राम भक्तों का तो है, उससे ज्यादा है। लेकिन सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अगर तय कर ले तो सारे लोगों को बुला करके बैठाए और उसका नेगोशिएशन करे। अब तो और सरलता हो गई। उस समय किसी कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं था, हमारे सामने कोई निर्णय नहीं आया था, और अब तो एक निर्णय आ चुका हाई कोर्ट का कि यही राम की जन्मभूमि है, ये उन्होंने बता दिया है। तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान और आसान ये हो गया है। हालांकि कुछ मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अक्सरियत के हवाले से राम मंदिर बनाने से इनकार किया था। ये मैं समझता हूं कि एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की कि एक तरफ तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गए राजनाथ सिंह साहब का, अमित शाह साहब का, जिन्होंने ये बता दिया कि वो कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे हैं जो असंवैधानिक हो। विनय कटियार साहब शायद ये या तो जानते ना हो या वही डिलिबरेटली जानते हुए इस बात को छुपा रहे हो कि जब मैटर कोई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट से जजमेंट हो चुका है, तो कोई बिल पार्लियामेंट में पेश करना एक असंवैधानिक कार्य होगा। हमारे साथ खुद जफरयाब जिलानी साहब बातचीत में शामिल है फोन लाइन के जरिए लखनऊ से, और हमारे साथ विजय पाठक साहब भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी बातचीत में शामिल है। जफरयाब जिलानी साहब, बार बार जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है तो बार बार ऐसे मुद्दों को क्यों उठाया जाता है? पहले विनय कटियार खुद बीजेपी के लीडर हैं, एमपी हैं, उन्होंने उठा दिया कि सरकार चाहे तो नेगोशिएशन करके ये मामला आगे बढ़ा सकती है। उधर शिवसेना ने भी कहा कि इस पर अपना मौकिफ पीएम मोदी साफ करें और राम मंदिर बनना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है? आखिर किस तरह की सियासत हो रही है? ये देखिए, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जिसमें राय आम्मा को मुख्तलिफ तरीकों से अंजार किया जाता है। बीजेपी के सामने ये बड़ा मसला है। एक तरफ तो संवैधानिक ड्यूटी उनकी है जो राजनाथ सिंह ने कही कि संविधान के अनुसार उन्होंने काम करने की शपथ ली है और संविधान के खिलाफ कर नहीं सकते। दूसरी तरफ
जो स्टेट है वो बड़ी सूची 10% इनकी है, तो जो समझती है कि राम मंदिर बनाना बीजेपी की सस्ता है, इसलिए इनकी मजबूरी है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, देंगे जी। अगर उसको ज्यादा परिणाम को उसमें पैसा होना चाहिए ना, ज्यादा उसका नोटिस होना चाहिए जी। और शिवसेना जो कह रही है तो बीजेपी को बैलेंस करने के लिए खाएगी ऐसी बात है। जब बात करते हैं, जब राजनाथ सिंह साहब ने कहा या सरकार के किसी नुमाइंदे ने, जब कोई नुमाइंदे बात करते हैं इस मुद्दे पर, तो ये साफ क्यों नहीं कहते अपने लीडरान से कि इस मामले पर अभी बात नहीं होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अभी इस पर बात करना मुनासिब नहीं। ये बात कभी नहीं सामने आती। लेकिन ये नहीं कह सकते इतनी सख्ती जैसे आप और हम कर सकते हैं जी। उनके सामने मजबूरी है अपने देश की, और उनको उनसे दोबारा वोट करना है। वो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, जी जी, पंजाब में होने जा रहा है, फिर यूपी में होगा, ये कैसे कह देंगे जी। उनको अपने वोटों को मायूस नहीं करना है, उनको कोई सारी मायूसी पैदा हुई है जी जी, तो उसी मायूसी को दूर करने के लिए उन्होंने कहा ऐसा बनाया गया है जी जी, और लोगों ने पक्षी नवाज वगैरह भी लाया होगा, जी जी, तो इसलिए हम अपने उनकी जवाब आप जब रख के देखें जी कि उनके सामने क्या मजबूरियां हैं, तो कैसा बयान दे सकते हैं। जी, यानी इसको यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से मेजोरिटी को अपीज करने की कोशिश है, मेजोरिटी पॉलिटिक्स करने की कोशिश है। आपके पास हम फौरन लौटते हैं। गफर याब जिलानी साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ विजय पाठक साहब, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान, हमारे साथ बातचीत में शामिल है। विजय पाठक साहब, आखिर ये क्यों हो रहा है बार बार? सुप्रीम कोर्ट में मामला है बाबरी मस्जिद राम मंदिर का इशू, अब उस पर फिर बयानबाजी क्यों हो रही कि मामला बातचीत के जरिए हल किया जाए? इस तरह की तमाम बातें क्यों आ रही हैं? विजय पाठक साहब, जी जी, एक बार फिर से जरा सवाल दोहराएंगे। जी विजय पाठक साहब, हम ये कह रहे हैं कि मामला जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का इशू सुप्रीम कोर्ट में है, तब आपके लीडरान, आपकी पार्टी के लीडरों की तरफ से ऐसे बयान क्यों आते हैं कि मामले को पीएम और सरकार मिलकर हल करें, मुसलमानों से बातचीत करें, तमाम जो पार्टी है उनसे बातचीत करके आगे बढ़ाया जाए, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार चाहे तो कर सकती है। अगर कोई सुझाव आता है तो क्या सुना नहीं जाएगा? जी, पर अगर संविधान के दायरे के बाहर रह करके सरकार कोई काम करे तब तो आपत्ति हो सकती है जी। लेकिन अगर कोई सुझाव आता है, शिवसेना ने सुझाव दिया, विनय कटियार ने सुझाव दिया, ठीक है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की जी, पर कब करना है, क्या करना है, ये तो सरकार तय करेगी। और सरकार ने ये कहा है कि संविधान के दायरे में रह करके जी, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए जी, लोग आओ, फिर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय में विचाराधीन है, फैसला आएगा और प्रयास ये होगा क्योंकि हमारी साझी विरासत है। ये क्या ही अच्छा होता विजय पाठक साहब कि अगर राजनाथ सिंह साहब या आपकी गवर्नमेंट में शामिल जो लीडरान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अभी इस पर बात करना मुनासिब नहीं, बल्कि उसके बदले ये कहा जाता है कि अभी चूंकि मेजोरिटी नहीं है दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में, इसलिए अभी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार कोई कानून बनाए, सरकार का सोमनाथ की तर्ज पर वहां का विकास करे, तो उस तरह की बातें ये चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सुझाव आ रहे हैं, लोग सुझाव देते हैं, सरकार संविधान के दायरे में रहते हुए सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला करेगी। और आप हमारे साथ कम से कम भरोसा है देश की जनता को मोदी सरकार पर, और उस भरोसे को मोदी सरकार कायम रखेगी। लेकिन बार बार इस तरह के मुद्दा उठाकर कहीं मेजोरिटी पॉलिटिक्स करने की तो ये कोशिश नहीं है। ये राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए, राम का मंदिर वहां बने, वो हमारे राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है। और उसी आस्था के उसको, इसलिए हम जो जिनके लिए वो सियासी मुद्दा होगा, हमारे लिए वो सियासी मुद्दा। लेकिन बीजेपी हमेशा इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को उठाती रही है विजय पाठक साहब, ये कैसे भूल जाया जाए? हम उठाते नहीं, आप सवाल पूछेंगे तो हमको उत्तर देना पड़ेगा। चुनाव के पहले चूंकि सारे लोग हम पर सवाल पूछते हैं, इसलिए हमको उत्तर देना पड़ता। हमारे लिए वो सियासी मुद्दा नहीं। जी, हमारे साथ आप फोन वन पर बने रहे, आपके पास भी फौरन लौटते हैं। हमारे साथ बोने नहीं रहेंगे क्योंकि हम दूसरी जगह एक जगह चैनल पर हैं। जी 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 जी, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, आप क्या कहेंगे? विजय पाठक साहब का कहना है, बीजेपी के लीडरान का कहना है कि वो मेजोरिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए आस्था का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल और सियासी मामला नहीं राम मंदिर का इशू। लेकिन हर इलेक्शन से पहले, ऐसे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो मामले को गरमाने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा इलेक्शन होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं से कभी अपने मंशूर में लाती है, कभी नहीं लाती है, हालात को देखकर। और ये वादा जरूर किया जाता है कि राम मंदिर का इशू जब सरकार बनेगी तो हल किया जाएगा, इससे पहले भी वादा किया गया था। अब क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है ये कहना पार्टी का कि हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर एक तरह से सफेद झूठ इसको कहा जाएगा। जी, इनके मंशूर में शामिल है, अगर सियासी मुद्दा नहीं है तो मंशूर में क्यों शामिल है? जी जी, आस्था तक ही सीमित रहना चाहिए था।
दूसरी बात यह है कि अब जो फौरी तौर पर ये उठा, ये अमित शाह साहब ने शुरू किया दरअसल। जी, अमित शाह साहब ने, हालांकि मोदी सरकार जब बनी उसके बाद में जयंत सरस्वती ने कोशिश की वहां पर जाके फरंगी महली साहब से मुलाकात की, उसमें भी एक बात उठाई गई कि भाई इसको मुस्लिम लीडरान से और हाशिम साहब से मिलकर बातचीत की जाए। लेकिन अभी फौरी तौर पर अमित शाह साहब ने शुरू की, जब उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर मुद्दा छोड़ा नहीं है और इसके लिए हमें 370 सांसदों की जरूरत है। जी, 370 सांसदों की जरूरत है धारा 370 के लिए और राम मंदिर के लिए। जी, तो यहां से गर्मी शुरू हुई और इसका साफ इशारा था कि बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें, क्योंकि एक साल की जो मोदी सरकार है उससे कुछ ना कुछ लोगों की जो हिमायत पहले थी उसमें कमी आई है। ये बराबर सर्वे भी दिखा रहे हैं और लोगों के जो, अगर आप बातचीत मार्केट में जाएं, कहीं बात करें तो उससे साफ जाहिर रहती, सोशल मीडिया पे जाएं उससे साफ जाहिर होता है। तो ये जब इनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं तो और इनको लगा कि अगर यही रवैया रहा तो हो सकता है, और बिहार विधानसभा में जो सेकुलर पार्टीज हैं, चाहे वो जदयू हो, राजद हो और कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये मिलकर चुनाव लड़ लें, गठबंधन करके चुनाव लड़ लें। तो इनको लगा कि बिहार में हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे इस बुनियाद पर मोदी जी के एक साल की कारकर्दगी को लेकर, यानी किसी न किसी तरह पर राम मंदिर का मामला उन्होंने सोचा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे मेंबर, असेंबली के मेंबर नहीं बढ़े तो हम जो ख्वाब देख रहे हैं राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की, वो संख्या नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए क्योंकि ये लोगों के जज्बात का मुद्दा है, जज्बात से जुड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, इस जब धर्म का मामला आता है तो सारी चीजें भूलकर लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। जी, ज्यादातर, यानी ये इस बात में आप कह रहे हैं कि सदाकत नहीं है कि ये मामला राम मंदिर का इशू जो सियासी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इस पर आप एग्री नहीं करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत में जफर याब जिलानी साहब। जफर याब जिलानी साहब, मुख्तसरन जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या ये आपको लगता नहीं कि एक तरफ जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर हैं या सरकार में शामिल मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह साहब हैं, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मौकिफ रखते हैं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करेगी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लीडरान इस तरह के मामले पार्लियामेंट के बाहर उठाते हैं तो उनको न पीएम की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है, न किसी मिनिस्टर की तरफ से, न पार्टी लीडरान की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है, बल्कि उसे यह कहा जा रहा है कि अगर सलाह मशवरा या ओपिनियन आ रहा है तो क्या है उसमें हर्ज। जी, जफर याब जिलानी साहब, उनसे राब्ता हमारा टूट गया है। जैसे ही उनसे राब्ता होता है हम उनके पास फिर चलेंगे बातचीत के लिए। मुफीद जिलानी साहब, क्या लगता है, क्या है, यही सवाल, इसी सवाल का जवाब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जब मोदी जी जनसभाओं को संबोधित, यानी पूरी स्ट्रेटजी के तहत ये, बिल्कुल पूरी स्ट्रेटजी है, जब ये जाएंगे संबोधित करने, अभी वो कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है मानसून सेशन में ये मुद्दा पार्लियामेंट में आए और उसमें फिर गृह मंत्री ये जवाब दे दें। हालांकि गृह मंत्री ने जहां ये कहा था कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे, उन्होंने वहां पर उसी मौके पर यह भी कहा था कि हमारे लिए ये एक बड़ा मुद्दा है और हम इसको करके रहेंगे। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट की में उसका इंतजार करना चाहते हैं। तो और अमित शाह साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि हमारा मतलब ये हम बनाएंगे और हमें 370। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब उनको लगा कि अगर हम बिहार विधानसभा में अच्छा नहीं कर पाए तो हमारे राज्यसभा में नहीं जुटा पाएंगे, संख्या बढ़ा पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी जाएंगे सभाएं करने तो इस मुद्दे पर वो जरूर बोलेंगे और लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग आइए, निकलिए, और क्योंकि ये हमारे दिल से, जज्बात से जुड़ा मामला है तो इसको फैसला आपको करना है, आप हमें इतनी ताकत देंगे। तो ये जो चीज है ये फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जाएगी। और असल जो चीज है अभी फौरी, क्योंकि अभी 4 साल लोकसभा के चुनाव में हैं, अभी उनकी जो पूरा फोकस है वो राज्यसभा में अपनी तादाद बढ़ाने का है।
तो इसीलिए ये मुद्दे को हवा दी जा रही है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी तादाद बढ़ाई जा सके और उसके जरिए आपका कहना है कि पूरी तरह ये मामला सियासी है बीजेपी के लिए और आम लोगों के लिए। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है कि जो विनय कटियार बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं या शिवसेना बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। संघ परिवार से जो डायरेक्शन आई है उस डायरेक्शन के तहत काम हो रहा है, उसी डायरेक्शन के तहत बयान आ रहे हैं और उसी डायरेक्शन के तहत राजनाथ सिंह जी बोले हैं, उसी डायरेक्शन के तहत अमित शाह बोले हैं, उसी डायरेक्शन के तहत विनय कटियार बोले हैं और उसी डायरेक्शन के तहत फिर बिहार विधानसभा चुनाव के जिन सभाओं में मोदी जी बोले। आपका कहना है कि ये मामला भले ही आम लोगों के लिए, आम हिंदुओं के लिए ये आस्था का मामला हो, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा सियासी मुद्दा बनाती रही है और बीजेपी इस पर सियासत करती है, ये आप कहना चाह रहे हैं। हम इस गुफ्तगू को आगे भी जारी रखेंगे। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हमारे साथ गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे लखनऊ से समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब और भी हमारे साथ चंद लीडरान गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब ये कूल एनर्जी सिपर फ्री विद रसना 500 ग्राम्स पैक और ये 1 लीटर सिपर फ्री विद 3 रसना लीटर पैक। अब बोल दे क्या? आई लव यू रसना। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब और हमारे साथ बेंगलोर से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर जो बयानात आ रहे हैं उस पर अपोजिशन जमातों का क्या कहना है, वो पहले सुन लेते हैं। विवादित मुद्दों को छेड़ते रहो ताकि पोलराइजेशन होता रहे। केवल राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल हो रहा है राम मंदिर का। 100% कहीं ना कहीं इन्होंने भगवान राम का भी अपमान करने की कोशिश की है। इनकी मंदिर बनाने की कोई मंशा नहीं है। ये पिछले 24 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बार बार कहते हैं राम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन कब, डेट कभी नहीं देते। ये बार बार कसम खाते, इतनी झूठी कसमें ये लोग खाते हैं कि आप आज इन पर किसी का कोई यकीन ही नहीं है। हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला ऐसा है कि बीजेपी कहती है कि यह आस्था का मामला। अभी बीजेपी लीडरान से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यह सियासी मुद्दा उनके लिए नहीं है, यह आस्था का मामला है। लेकिन यह देखा जाता है कि हमेशा इस पर सियासत होती है, हर इलेक्शन के पहले यह मुद्दा उठता है। यह सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए सियासी मुद्दे की बात नहीं है। हम क्लियर कर दें डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कि तमाम पार्टियां इस पर सियासत करती रही हैं, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हों या बीजेपी पर इल्जाम है वो हो, तमाम बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू पर सियासत करती हैं। आपकी पार्टी ने ही के प्राइम मिनिस्टर ने ताला खोलवाया था, सियासत वहीं से शुरू हुई थी। इस मामले पर जो बयानात हालिया दिनों में आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी मुद्दा है। अगर कोई समझदार इंसान, कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई एजुकेटेड इंसान को अगर आप पूछेंगे कि भाजपा का इस देश में राइज कैसा हुआ पिछले 2 डिकेड्स में, आपको इसका साफ होता है कि साफ दिखाई देता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले इशू पे उन्होंने मोबिलाइजेशन किया, देश को कम्युनलाइज करने की कोशिश किया, एक मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उन्होंने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में उस वेव के तहत उन्होंने 2 सीट से 80 सीट पे आए थे। शायद
लोग ये भूले नहीं। उसके बाद उसी को सामने रखते हुए, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, लगातार दंगे करवा के उन्होंने उसके ऊपर सियासत करके उसको मुद्दा बना के ही अपना संगठन उन्होंने बनाया। आज उन्होंने पावर में आए जी। लेकिन ये बात ये बात लोग नहीं भूलते हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कि 2 सीट से इतनी सीटों तक बढ़ने वाली बीजेपी, उन्हें मुद्दा कहां से मिला? ये तो राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया था तब से ये मुद्दा उन्हें हाथ लगा, तब से मामला बहुत गरमाया भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन में कुछ डिकेड्स पहले आई होगी, लेकिन उस मानसिकता के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। आजादी के पहले भी रहे हैं, आजादी के बाद भी रहे। फॉर्मर जो जनसंघ है उसी से पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इस सोच के लोग हमेशा इस देश में रहे हैं। ये लोग आज बाबरी मस्जिद का इशू आज खत्म कर दीजिए, कल कोई और इशू ले लेंगे। ये लोग कुतुब मीनार को भी एनालिस्ट किए थे, ताजमहल को भी एनालिस्ट किए थे, अब रेड फोर्ट को भी एनालिस्ट किए थे, मक्का मस्जिद हैदराबाद को भी एनालिस्ट किए थे। तमाम इश्यूज को ये लोग जो है एक लंबा, मेरे ख्याल से 90 या 100 के आसपास मस्जिदें को एनालिस्ट करके इन लोगों को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये मुद्दा आप खत्म कर दीजिए, कल कोई और मुद्दा ये लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी सियासत ही है कि कम्युनल लाइन्स पे, रिलीजियस लाइन्स पे मोबिलाइज करना है, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी को अगर वो मोबिलाइज करने में कामयाब होते हैं तो वो सत्ता में आ सकते हैं। ये साफ है। जी जी जी, हमारे साथ आप डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आपके पास हम लौटते हैं। अरशद खान साहब, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वो हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए। अरशद खान साहब, हमेशा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत होती है और बीजेपी का कहना है, बीजेपी के जब भी किसी लीडर से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि यह आस्था का मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यह हमारे लिए सियासी मुद्दा है ही नहीं, आस्था का मामला है। लेकिन हमेशा इस पर सियासत होती रही है, चाहे वो बीजेपी सियासत करे या दूसरी सेकुलर पार्टियां सियासत करें, तमाम लोग इस पर सियासत करते हैं। क्या कहेंगे जो हालिया दिनों में बयानात आ रहे हैं विनय कटियार के, शिवसेना ने जो बयान दिया है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि मामला कानूनी तरीके से हल किया या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हल किया जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बावजूद इस तरह के बयानात आ रहे हैं। जी अरशद खान साहब, हकीकत है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है जी, जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ अगर कोई नेता बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनना चाहिए। यहाँ अनाप शनाप लोग बयान दे देते हैं और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए लोग हौसले बढ़े रहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि भाई हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, कानून से चलेगा, और अभी 4-5 दिन पहले उनका बयान आया था कि उनकी पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस के लोगों ने गलत बयान दिया है, उसकी उन्होंने भर्त्सना किया। खैर ये कहना तो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। एक तरफ वो शांति की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, दूसरे उन्हीं के नेता और मंत्री और विधायक और एमपी वो कानून के खिलाफ बयान देते हैं। इस पे देश की जनता को सजग होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी जितने वादे किए थे कोई निभा नहीं पाए जी। उन्होंने कहा था 15-20 लाख रुपया हम सबको देंगे, काला धन आएगा विदेश से और सबके गरीबों के खाते में मुफ्त में चला जाएगा जी। वो तो एक साल में वो बहुत सारे वादों को नहीं निभा पाए। लेकिन जो बरहरा का राम मंदिर का मामला उठता, क्या बिहार इलेक्शन को देखा जाए उसकी वजह से इस तरह के मामला फिर से अमित शाह साहब ने उठाया, उसके बाद विनय कटियार ने, उसके बाद ये मामला उठता रहा, उठना दोहरा चरित्र है। वो कहते कुछ है करते कुछ है। उनके पास सिर्फ नफरत की बुनियाद पर समाज को बांटकर वोट हथियाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। आपके पास क्या फॉर्मूला है आपकी पार्टी के पास इसको काउंटर करने के लिए कि इस तरह के मामला से समाज में जो कशीदगी पैदा होती है वो ना हो, और सही स्थिति पेश करेंगे। आगरा में वो धर्मांतरण का मुद्दा ले आए। हमारा कहना 800 साल तक मुसलमानों ने शासन किया, आगरा जैसी एक भी घटना इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। इस मुल्क में 70-80% लोग दलित आदिवासी हैं। 800 साल के मुसलमान शासन काल में उन दलित आदिवासियों को पहले से ही इंसान के बराबर दर्जा नहीं मिला था। अगर मुसलमान बादशाहों ने ताकत से, लालच से या मोहब्बत से भी धर्मांतरण कराना चाहा होता, दलितों की, आदिवासियों की 70-80% आबादी आज के 200 साल पहले इस्लाम में दाखिल हो चुकी होती जी। लेकिन मुस्लिम बादशाहों ने ऐसा नहीं किया और 800 साल में ये नहीं पूरी तरह से सियासत हो रही है इस पर, और इसको
इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। आपके पास आते हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आपकी पार्टी के पास, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा इस मामले को इसको काउंटर करने की कोशिश करती रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाती रही है कांग्रेस, तो इस तरह से जो आवाजें उठ रही हैं, अब बिहार इलेक्शन है, उसके बाद उत्तर प्रदेश बंगाल इलेक्शन, मगरबी बंगाल का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन, इस तरह से लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर के मुद्दे को कैसे काउंटर करेंगे आप और आपकी पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि क्योंकि ये मुद्दा सब जुडिस हो गया है। पहले हम लोग ये कह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम रिलीजियस ग्रुप्स, तमाम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, तमाम इंटेलेक्चुअल्स को लेके आपस में बैठ के एक रास्ता निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन जब ये सब जुडिस हो गया जब ये सब जुडिस हो गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको कोर्ट के विजडम पे छोड़ दिए है। लेकिन हम लोग अभी भी ये चाहते हैं अगर आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो सकता है जिसमें सारे कम्युनिटीज राजी मर्जी से इस मसले को अगर हल कर दें तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई इतराज नहीं होगी, बल्कि हम लोग इस चीज को हमेशा कंडम करेंगे कि इस मुद्दे को उठा के कम्युनल पोलराइजेशन इस देश में करवाने की कुछ ताकतें जो कोशिश कर रहे हैं उनका हम लोग हमेशा कंडम करते हैं और उनके खिलाफ रहते हैं। जी, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुफीद जिलानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुफीद जिलानी साहब, क्या यह मुमकिन लगता है कि जब मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, और तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इतनी आसान बात लगती है? देखिए, मैं तो ये नहीं समझता कि जिस पोजीशन में अब हम पहुंच गए हैं और इस मुद्दे का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। हालांकि बीजेपी बराबर ये कोशिश कर रही है और बीजेपी के बहुत बड़े नेता इस चीज को लेकर चल रहे हैं, कभी किसी सरस्वती साधु संत के हवाले से करते हैं, कभी खुद पार्टी लीडरान लोगों से मिलते हैं। और मोदी जी ने भी क्या नाम है अल्पसंख्यक लोगों के जो रहनुमा हैं, कुछ इमाम हैं, कुछ उनसे मिलना जुलना शुरू किया है। और ये बातें आ रही हैं निकल के कि वो चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने का मतलब यह है कि कोई भी पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि ये राम जन्मभूमि वाले ये तैयार नहीं होंगे कि वहां से हम हट जाएं, बाबरी मस्जिद वाले ये तैयार नहीं होंगे कि हम वहां से हट जाएं। तो ये बात नहीं है। और दूसरी बात मैं यहां आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान के लिए मैं समझता हूं जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, एक तरह से ये मामला एक तरफ से बंद सा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और वो इस बारे में सोचना ही मुझे नहीं लगता कोई सोचता है। जी जी, हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात को नहीं सोचते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भाजपा के लिए एक सियासी मुद्दा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 1 साल की जो कारकर्दगी मोदी हुकूमत के है, उस मोदी हुकूमत की कारकर्दगी बुनियाद पर हम बिहार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये आरएसएस को लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है। जी जी, तो वो साथ में जहां वो मोदी की कारकर्दगी को रखना चाहते हैं, 1 साल में जो उनकी 1 साल शुरुआत अनेक को रखना चाहते हैं, साल 1 शुरुआत अनेक को, वहीं पर उसके साथ साथ एक ये भी छोड़ना चाहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि हम जो हैं वो ही हैं, आप मतलब इसके बुलावे में मत आइए, सबका साथ सबका विकास के बुलावे में मत आइए, हम उसी को लेकर चल रहे हैं, हमारा जो असली वो है वो कम्युनलिज्म में है। तो आप तो जो लोग इस तरह के वोट से मान लीजिए खिसक सकते हैं, कम्युनलिज्म या जो कट्टरता में विश्वास रखते हैं, वो फिर उसे एकजुट होंगे और पोलराइजेशन होगा। तो जहां उनको मोदी जी की कुछ कारकर्दगी का फायदा मिलने की उम्मीद है, आप बता रहे हैं कि चूंकि 1 साल में मोदी हुकूमत कुछ नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा अचीवमेंट कुछ है नहीं, इसलिए अब बिहार इलेक्शन और उसके बाद जो जिन दीगर रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां मुद्दे की तलाश में राम मंदिर के इशू को उठाया जा रहा है, उसे फिर कहीं ना कहीं से जज्बाती इशू बनाकर उसके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो ये भी आप कहते हैं कि बेहतर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट पे मामला है उसी पर छोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो मुसलमानों को काबिल कबूल होगा। यकीनन राम मंदिर और या बाबरी मस्जिद की इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए आस्था का मामला है, और कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, जिसकी वजह से मुल्क में माहौल खराब होता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर जब सियासत होती है तो यकीनी तौर पर अगर इस पर सियासत हो रही है बीजेपी की जानिब से या किसी भी पार्टी की जानिब से, तो
जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो मुल्क का माहौल खराब न होने दें और उसका सियासी फायदा न उठाने दें, न खुद उठाएं इस मुद्दे को लेकर, न उठाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद खान साहब और डॉक्टर नासिर हुसैन साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। जी शुक्रिया। मुफीद गिलानी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। जब 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4 5-5 मिनिस्ट्रीज